संयुक्त राज्य अमेरिका में देश पर गृह युद्ध छिड़ गया है। टेक्सास और कैलिफोर्निया अलग हो गए हैं और WF या वेस्टर्न फोर्सेज मिलिशिया का गठन किया है, जबकि फ्लोरिडा ने अपना गठबंधन बनाया है। तीसरे कार्यकाल का राष्ट्रपति अलगाववादी आंदोलनों के खिलाफ सरकारी बलों का नेतृत्व करता है और वह अक्सर भाषण देने के लिए टीवी पर आता है। वफादार राज्यों की रक्षा के कारण जीत की शपथ करीब होती है। हालांकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है और WF द्वारा वाशिंगटन DC तक पहुंचने में केवल समय की बात है। युद्ध फोटोग्राफर ली न्यूयॉर्क में अपने होटल के कमरे से भाषण देखती है और यहां तक कि टीवी पर तस्वीर भी लेती है। तभी उसे शहर के मध्य में एक बमबारी होने का पता चलता है। अगले दिन ली और उनके सहयोगी पत्रकार जोएल एक विरोध प्रदर्शन को कवर करने के लिए शहर में एक कार लेते हैं जिसमें हताश लोग पानी की भीख मांग रहे हैं। ली के कुछ तस्वीरें लेने के लिए भीड़ में शामिल होने से पहले उन्हें फ्लोरोसेंट जैकेट दिए गए। हालात जल्द ही हिंसक हो जाते हैं क्योंकि पुलिस अधिकारी लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ जवाबी कार्रवाई करती है। इससे ली को डर नहीं लगता, जो सिर्फ तस्वीरें लेता रहता है, लेकिन जेसी नाम का एक युवा फोटोग्राफर अराजकता में फंस जाता है। ली तुरंत जेसी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि लड़की उसके काम की प्रशंसक है। जैसे ही वह जेसी को अपनी बनियान देती है, वह देखती है कि एक सशस्त्र महिला अमेरिकी ध्वज के साथ भीड़ में भाग रही है और बम विस्फोट से ठीक पहले जेसी को कवर के लिए नीचे धकेल देती है, जिससे लगभग सभी प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। कई मिनट तक जेसी कुछ भी नहीं सुन पाती है और उसे सदमे से जूझना पड़ता है। हालांकि ली जल्दी से सभी शवों की तस्वीरें लेने के लिए बाहर आती है। जेसी खुद को भी एक तस्वीर लेने के लिए मजबूर करती है, वह कमतर नहीं दिखना चाहती। बाद में एक होटल में जहां सभी पत्रकार ठहरे हुए हैं, ली और जोएल अपने गुरु सैमी के साथ अपने विकल्पों पर चर्चा करते हैं, जबकि ली धीमी वाईफाई की परवाह किए बिना अपनी तस्वीरें अपलोड करने की कोशिश करती है। इसे ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए 4 जुलाई को एक बड़े हमले की अफवाहें हैं, लेकिन वे इस पर विश्वास करने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। उस समय बिजली चली जाती है, जो युद्ध शुरू होने के बाद अक्सर होता है, और इसलिए होटल में जनरेटर तैयार रहता है। कुछ उकसाने के बाद सैमी को पता चला कि दोनों DC तक पहुंचने के लिए देश के युद्ध क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे, लेकिन अग्रिम मोर्चों को कवर करने के लिए नहीं। वे राष्ट्रपति का आखिरी साक्षात्कार चाहते हैं, जिन्होंने 14 महीने से कोई साक्षात्कार नहीं दिया है। वास्तव में अगर पत्रकार व्हाइट हाउस के पास जाते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। सैमी को लगता है कि उनकी योजना पागलपन भरी है और वह ये भी जानता है कि DC तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इसलिए ली का अनुमान है कि वह भी DC तक पहुंचना चाहता है। हालांकि सैमी चार्लोट्सविले, वर्जीनिया में अग्रिम पंक्ति में जाना चाहता है और उसे एक सवारी की आवश्यकता है। पहले तो ली और जोएल चिंतित थे क्योंकि सैमी दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन अंत में ली उसे लाने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद ली 10वीं मंजिल पर अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है और रिसेप्शनिस्ट उसे याद दिलाती है कि बिजली आती जाती रहती है, इसलिए लिफ्ट का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। उसी समय जेसी उसके पास आई, जो उसे धन्यवाद देने और बनियान वापस देने आई थी। ली ने उसे इसे रखने और भविष्य के लिए हेलमेट लेने के लिए कहा। जेसी बताती है कि वह अब तक एक नियमित फोटोग्राफर रही है और वह एक युद्ध फोटोग्राफर बनने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि ली उनके हीरो हैं। बाद में अपने कमरे में ली आराम करने की कोशिश करने के लिए स्नान करती है, लेकिन वह उन सभी अत्याचारों से डरती है जो उसने कई युद्धों में देखे हैं। वहां घृणित मात्रा में मृत्यु, विनाश और यातनाएं हुई हैं, और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में असमर्थ होने के बावजूद ली ने इन सब की तस्वीरें ली। अगली सुबह समूह निकलने के लिए तैयार हो जाता है और ली जेसी को कार में देखकर चौंक जाता है। उसका जोएल के साथ एक तर्क है, जो कई बिंदुओं पर ली के पाखंड को उजागर करता है। उसे सैमी के साथ कोई दिक्कत नहीं है जो दौड़ नहीं सकता, और सभी पत्रकार उस उम्र में शुरुआत करते हैं जिसमें ली भी शामिल है। कोई तर्क नहीं बचे होने पर ली जेसी को लाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन केवल तभी जब वे उसे सैमी के साथ चार्लोट्सविले में छोड़ दें। समूह उड़ान भरता है और जब वे शहर छोड़ते हैं, सैमी जेसी को ध्यान देने की याद दिलाता है। सड़कें परित्यक्त या टूटी हुई कारों से भरी हुई हैं, इसलिए उन्हें उनके आसपास ही गाड़ी चलानी चाहिए। चेक पॉइंट पर सैनिक उन्हें जाने देने से पहले उनकी पत्रकार आईडी की जांच करना सुनिश्चित करते हैं। यात्रा के दौरान सैमी और जोएल चर्चा करते हैं कि साक्षात्कार के दौरान जोएल किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे FBI को भंग करने और अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हवाई हमलों का उपयोग करने के विषयों पर बात करना। आखिरकार उन्हें एक गैस स्टेशन मिल गया जिसकी सुरक्षा 3 हथियारबंद लोग कर रहे थे।
उन्हें वास्तव में ईंधन की जरूरत है, इसलिए वे रुकने का जोखिम उठाते हैं। पहले तो पुरुष साझा नहीं करना चाहते, लेकिन जब ली अतिरिक्त और कनाडाई मुद्रा में भुगतान करने की पेशकश करते हैं तो वे तुरंत अपना मन बदल लेते हैं। जब वे टैंक भर रहे थे, जेसी को दूर कुछ दिखाई देता है और वह जांच करने जाती है, जबकि एक आदमी उसका पीछा करता है। ली चिंतित हो जाता है और उनका पीछा भी करता है। जेसी को बहुत निराशा हुई, उसने पाया कि 2 लोगों को गंभीर रूप से प्रताड़ित करने के बाद उनकी कलाइयों को फांसी पर लटका दिया गया था। बंदूकधारी ने बताया कि वे लुटेरे थे और उसका समूह कई दिनों से इस बात पर बहस कर रहा है कि उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि वे अभी भी जीवित हैं। वह जेसी को चुनने की शक्ति देता है, लेकिन वह रुक जाती है। उस व्यक्ति का ध्यान भटकाने के लिए ली ने उसे लुटेरों के साथ पोंछ दिया और कुछ तस्वीरें लीं। बाद में जब समूह वापस सड़क पर आया तो जेसी ने शिकायत की कि उसने एक भी तस्वीर नहीं ली और आश्चर्य जताया कि क्या उसे मदद करनी चाहिए थी। अन्य लोग समझाते हैं कि यह पत्रकार का जीवन है, इसलिए उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि बाद में यह और भी बदतर हो जाएगा। जेसी रोने से खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन भविष्य में और अधिक बहादुर बनने का वादा करती है। जैसे जैसे समूह यात्रा जारी रखता है, वे रेडियो पर राष्ट्रपति के अधिक खाली भाषण सुनते हैं और अपने चारों ओर होने वाले विनाश को देखते हैं। हर जगह शव है, लेकिन कुछ और चीज ली का ध्यान खींचती है और वह जोएल को कार रोकने के लिए कहती है। फिर ली जेसी को गिरे हुए हेलीकॉप्टर के पास ले जाती है ताकि वह कुछ दिलचस्प तस्वीरें ले सके। ऐसा करते समय जेसी बोझ होने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि उसका पुराना स्टाइल वाला कैमरा उसके पिता का था। वह इस समय अपने खेत में छिपा हुआ है और दिखावा कर रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, जिससे वह परेशान है। जेसी सोचती है कि अगर उसे कभी गोली लगी तो क्या ली उसकी तस्वीर खींचेगा, लेकिन ली ने उसे अपने निष्कर्षों तक पहुंचने दिया। शाम को समूह आराम करने के लिए रुकता है। दूर से गोलियों की आवाजें देखते हुए ली टिप्पणी करती है कि कैसे वह युद्धों को कवर करने के तरीके के रूप में घर पर कुछ चेतावनियां भेजती थी, फिर भी अब हिंसा कोने के आसपास है। सैमी को एहसास हुआ कि वह पत्रकारिता की ताकत में विश्वास खो रही है और यही कारण है कि वह जेसी पर सख्त हो रही है। इस बीच जोएल जेसी से कहता है कि उसने जो देखा उसके बाद अगर वह सो नहीं पा रही है तो ये सामान्य बात है और अगर उसे जरूरत हो तो वह उसे सांत्वना देता है। उस रात वे कैंपर्स की तरह बाहर सोते हैं। अगले दिन वे उस क्षेत्र में जाते हैं जहां उन्होंने पिछली रात गोलीबारी देखी थी। ली और जेसी ढेर सारी तस्वीरें लेते हैं क्योंकि 2 समूह एक दूसरे पर गोलीबारी करते रहते हैं और एक आदमी बीच में फंस जाता है। एक टीम ने कुछ कवर देने के लिए एक धुआं ग्रेनेड फेंका, हालांकि जैसे ही वह आदमी भागने की कोशिश करता है उसे गोली लग जाती है और उसका खून बहता हुआ कैमरे में कैद हो जाता है। उसके टीम के साथी उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और उसके घाव से निपटने की पूरी कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उस आदमी का खून बहना बंद नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि जेसी ने पूरी प्रक्रिया की तस्वीरें ले लीं। इसके बाद टीम इमारत में प्रवेश करती है और पत्रकार उनका पीछा करते हैं। वे एक खून से लथपथ आदमी को मदद मांगते हुए पाते हैं और उसे गोली मार दी जाती है। जैसे ही टीम ने इमारत की खोज पूरी की, जेसी घूरने से खुद को नहीं रोक सकी। अंत में जोएल एक लड़ाकू के साथ हंस रहा है जैसे कि यह एक सामान्य कार्य दिवस था। सैनिक कुछ दुश्मनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें फांसी के लिए बाहर ले जाते हैं, जिसकी जेसी तस्वीरें भी लेती है। कुछ समय बाद पत्रकार एक शरणार्थी शिविर में पहुंचते हैं। सभी टेंट भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें अभी भी अपनी कार में सोना होगा। जबकि जेसी अपनी तस्वीरों को पुराने तरीके से विकसित करती है, वह ली के साथ जुड़ना जारी रखती है, जो उसे समझाता है कि उसके माता पिता भी खेत में हैं और दिखावा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जब जेसी आखिरकार उस पर नजर डालती है, वह तस्वीरों से निराश है कि वे अच्छी नहीं लिखती, लेकिन ली ने उसे याद दिलाया कि यह सामान्य है, हर 30 तस्वीरों में से केवल एक ही उपयुक्त होगी। जेसी को अंततः मरते हुए आदमी की एक उत्कृष्ट तस्वीर मिल गई और ली ने उसके काम की सराहना की। उस रात समूह सुबह भयावह स्थिति में लौटने से पहले अन्य शरणार्थियों के साथ आराम करने में सक्षम होता है। उनकी यात्रा जारी है और पत्रकार सड़कों पर कभी न खत्म होने वाली मौत और विनाश को देखते रहते हैं। जेसी अतिरिक्त प्रभाव के लिए शॉट्स पर अपने दोस्तों के चेहरे लगाकर अधिक तस्वीरें लेती है। अंततः वे एक ऐसे शहर में पहुंचते हैं जो बिल्कुल सामान्य दिखता है, जहां लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और चारों ओर शांति है। वे एक कपड़े की दुकान के पास रुकते हैं और क्लर्क से पूछते हैं कि क्या हो रहा है, तो क्लर्क बताता है कि उसके शहर ने युद्ध को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। जेसी ने ली को एक पोशाक पहनने के लिए मना लिया और बताया कि युद्ध में होने का मतलब यह नहीं है कि उसके पास अच्छी चीजें नहीं हो सकती।
वह अपने रूप को छेड़ती है और ली की मुस्कान की तस्वीर लेती है क्योंकि यह वह पहली बार है। इसके बाद ली सैमी के पास वापस जाता है, जो बताता है कि छतों पर हथियारबंद लोग हैं। वो ये भी कहते हैं कि यह जीवन उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि यह उबाऊ है। कुछ समय बाद समूह को सड़क के बीच में एक मृत व्यक्ति के साथ एक परित्यक्त सर्कस मिला। ली अपने कैमरे के जूम से क्षेत्र की जांच करती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। जोएल आगे बढ़ने का फैसला करता है लेकिन जैसे ही वे प्रवेश द्वार को पार करते हैं, उनकी खिड़की पर गोली लग जाती है। घबराते हुए जोएल गति बढ़ाता है और शव के ऊपर से तब तक दौड़ता है जब तक उसे रुकने के लिए ट्रक के पास एक सुरक्षित स्थान नहीं मिल जाता। वहां उन्हें दो छद्मवेशी सैनिक मिले जो घर में शूटर के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पत्रकार इस घटना को कवर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, शूटर उन पर गोली चला देता है और असफल हो जाता है। जेसी और ली तस्वीरें लेते हैं जबकि जोएल सैनिकों का साक्षात्कार लेने की कोशिश करता है। ये जानना चाहता है कि वे और शूटर किसके पक्ष में हैं। हालांकि सैनिक किसी टीम के नहीं हैं, वे सिर्फ दो लोग हैं जो एक व्यक्ति को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो बदले में उन्हें मारना चाहता है। कुछ इंतजार के बाद सैनिक अंततः शूटर को नीचे लाते हैं और समूह सुरक्षित रूप से निकल सकता है। कुछ समय बाद पत्रकारों ने देखा कि एक कार उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से आ रही है। अनिष्ट के डर से ली उन्हें जाने देने के लिए धीमा हो जाता है। हालांकि कार उनके बगल से चलती है और एक आदमी उन पर चिल्लाता है जिससे वे डर जाते हैं। शुक्र है कि यह सिर्फ एक मजाक है और ये लोग टोनी और बोहाई, साथ ही पत्रकार और जोएल के दोस्त हैं। ऐसा पता चला कि होटल में रात के दौरान जोएल नशे में आ गया और उसने टोनी को बताया कि वे कहां जा रहे हैं। टोनी ने यह भी खुलासा किया कि जोएल ने जेसी पर हमला किया था। वह उन्हें देखने के लिए इतना उत्साहित है कि वह खिड़की से चढ़ जाता है और उनके साथ कार में बैठ जाता है, ये कहते हुए कि वे अधिक मजेदार हैं। जेसी प्रभावित हो जाती है और वही तरकीब अपनाती है और दूसरी कार में पहुंच जाती है। बोहाई उसे टोनी से बेहतर पसंद करता है और जेसी के साथ जाने के लिए जल्दी करता है। ली चिंतित है, भले ही टोनी का कहना है कि बोहाई भरोसेमंद है, और जब वे अपने आगे दूसरी कार को देखकर रुकते हैं तो वह और भी घबरा जाती है। अचानक एक सैन्य कार गुजरती है और दुर्घटना से बचने के लिए ली को सड़क से हटना पड़ता है। सौभाग्य से वह किसी पेड़ से टकराने से ठीक पहले वाहन रोक देती है। वे जल्दी से सड़क पर लौटते हैं और बोहाई की कार को एक खेत के पास छोड़ देते हैं जिसके दरवाजे खुले होते हैं। समूह जांच करने जाता है और पता चलता है कि बोहाई और जेसी को वफादार बंदूकधारियों ने पकड़ लिया था, जो एक विशाल कब्र में शवों को गिराते समय उन्हें अपने घुटनों पर रख रहे थे। सैमी बताते हैं कि ये लोग सामान्य सैनिक नहीं हैं क्योंकि वे स्पष्ट रूप से गुप्त रूप से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जोएल को लगता है कि उनकी प्रेस आईडी उन्हें हर जगह सुरक्षित रख सकती है। ली, जोएल और टोनी बंदूकधारियों के पास जाते हैं और बताते हैं कि बोहाई और जेसी उनके पत्रकार समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने शपथ ली कि वे एक विश्वविद्यालय के फिर से खुलने के बारे में एक कहानी को कवर करने के लिए चार्लोट्सविले जा रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य बंदूकधारी ने बोहाई को गोली मार दी, जिससे जेसी सदमे में आ गई और टोनी को रुला रही है। बंदूकधारी उनसे पूछता है कि वे कहां से हैं, तो ली, जोएल और जेसी अपने गृह राज्यों का उल्लेख करते हैं। हालांकि जब टोनी बताता है कि वह हांगकांग से है, तो उसे भी गोली मार दी जाती है। जैसे ही हर कोई घबरा जाता है, सैमी कार में आता है और सैनिकों पर हमला करता है, जिससे वे कब्र में गिर जाते हैं। जेसी भी गलती से गिर जाती है और उसे बाहर निकलने के लिए शवों के विशाल ढेर पर चढ़ना पड़ता है। जोएल उसकी मदद करता है और समूह भागने के लिए कार में वापस आ जाता है, शेष बंदूकधारी की अनदेखी करते हुए जो उन्हें भागने पर गोली मारने की कोशिश करता है। सड़क पर जेसी और जोएल की हालत खराब हो जाती है और जेसी को उल्टियां भी आती हैं। वे बमुश्किल 1 या 2 मील की यात्रा करते हैं। इससे पहले सैमी घोषणा करता है कि वह अब गाड़ी नहीं चला सकता और समूह को पता चलता है कि उसे गोली मार दी गई है। वे उसे पीछे की सीट पर ले जाते हैं और जोएल गाड़ी की कमान अपने हाथ में ले लेता है और जलते हुए जंगल में जितनी तेजी से संभव हो गाड़ी चलाता है। अंततः वे चार्लोट्सविले में WF सैन्य अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां उनके पास केवल 2 सितारों वाला एक झंडा होता है। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है, सैमी मर चुका है। जैसे ही जोएल हवा पर चिल्लाता है, सैनिक सैमी के शरीर को एक बक्से में ले जाते हैं। ली ने मृत सैमी की खींची गई तस्वीर को घूरकर देखा, लेकिन उसे हटाने के लिए कुछ क्षण बाद उन्हें पत्रकार मित्रों से पता चला कि अधिकांश वफादारों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया है, इसलिए कुछ शेष सैनिकों को छोड़कर डीसी सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रपति की मृत्यु निकट है, जिसका अर्थ है कि समूह उनका साक्षात्कार नहीं ले सकता।
जोएल अविश्वसनीय रूप से नाराज है क्योंकि इसका मतलब है कि सैमी बिना कुछ लिए मर गया। ली और जेसी एक साथ शोक मनाने के लिए कुछ समय निकालते हैं और जेसी स्वीकार करती है कि इन पिछले दिनों में उसे अपने जीवन में सबसे अधिक डर महसूस हुआ, लेकिन सबसे अधिक जीवंत भी। बाद में जब ली कार से सैमी का खून धो रहे थे, तब तीनों डब्ल्यूएफ के साथ जाने के लिए सहमत हो गए ताकि वे व्हाइट हाउस पर अपने हमले को कवर कर सकें। अधिकांश वफादारों ने भले ही आत्मसमर्पण कर दिया हो, लेकिन लड़ाई जारी रखने के लिए उनमें अभी भी काफी लोग हैं सड़कें। जैसे ही डब्ल्यूएफ ने लिंकन मेमोरियल पर हमला किया, पत्रकार क्षेत्र में सैनिकों का पीछा करते रहे। जेसी बहुत सारी प्रभावशाली तस्वीरें ले रही है, लेकिन जब ली उसके पीटीएसडी की चपेट में आ जाती है तो वह रुक जाती है। जब एक टैंक और एक हेलीकॉप्टर सड़कों पर रास्ता साफ करते हैं जिससे उन्हें चलते रहने की अनुमति मिलती है, तो जोएल इससे बच निकलती है। सैनिक रक्षा पंक्ति स्थापित करने के लिए अलग अलग छतों पर जाते हैं और पत्रकार कहानी का अनुसरण करने के लिए एक बख्तरबंद कार के पीछे छिप जाते हैं। अचानक एक विस्फोट के कारण बख्तरबंद कार दूर चली जाती है, इसलिए समूह को छिपने के लिए भागना पड़ता है। जेसी धीमी है क्योंकि वह तस्वीरें लेती रहती है, खासकर आग में जलते आदमी की। उसे व्हाइट हाउस के आसपास की दीवार को तोड़ते हुए एक टैंक के कुछ बेहतरीन शॉट्स भी मिलते हैं। ली अभी भी संघर्ष कर रही है और रो भी रही है, इसलिए जोएल को उसे गतिशील बनाए रखना होगा। पास में ही एक अन्य पत्रकार और उसका कैमरामैन पूरी डील रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी क्षण उन्होंने देखा कि कुछ गुप्त सेवा एजेंट राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से बाहर ला रहे हैं और उन्हें एक कार में बिठा रहे हैं। 3 वाहन इलाके से निकलते हैं और जैसे कि वे सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, सैनिक उन्हें घेर लेते हैं और अंदर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को गोली मार देते हैं। जेसी अधिक तस्वीरें लेती है, हालांकि ली को लगता है कि यह एक धोखा है और वास्तविक राष्ट्रपति को खोजने के लिए वह अपने दोस्तों को व्हाइट हाउस में खींचती है। कुछ सैनिक इस बात को नोटिस करते हैं और उनका पीछा करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर उन्हें कुछ शव मिले और कुछ नहीं। सैनिक जल्द ही पहुंचते हैं और गहन तलाशी शुरू करते हैं, जिससे उन्हें सम्मेलन कक्ष में आत्मसमर्पण करने वाला एक एजेंट मिल जाता है। अधिक सतर्क ली ने जेसी के साथ तस्वीरें ली क्योंकि एजेंट ने बताया कि वह राष्ट्रपति के आत्मसमर्पण के लिए बातचीत करना चाहती है और उसे एक तटस्थ देश में ले जाने के लिए कह रही है। हालांकि सैनिक उसे गोली मार देते हैं और व्हाइट हाउस में अंदर चले जाते हैं। अधिक गुप्त एजेंट गलियारों में गोलीबारी करते हैं और पत्रकार हर मौत की तस्वीरें लेने की पूरी कोशिश करते हैं। वे कई कमरों में दौड़ते हैं, बिना किसी दया के एक के बाद एक वफादारों को गोली मारते हैं। जब वे पीछे के क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो जेसी एक तस्वीर के लिए दालान के बीच में खड़े होकर जोखिम उठाती है और ली उसके सामने कूद जाता है क्योंकि दुश्मन गोली चलाने वाला होता है। जेसी जमीन पर गिर जाती है और ली को उसके ठीक सामने गोली मारकर हत्या करने की तस्वीरें लेने में संकोच नहीं करती। इसके बाद जेसी कुछ सेकंड के लिए सदमे की स्थिति में रह जाती है जब तक जोएल उसे ओवल ऑफिस में आने के लिए नहीं कहता। सैनिकों ने राष्ट्रपति को घेर लिया है, लेकिन इससे पहले कि वे गोली चला सकें, जोएल ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि उसे एक उद्धरण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति कहते हैं, उन्हें मुझे मारने मत दो, और जोएल ने फैसला किया कि ऐसा ही होगा। अब सैनिक अंततः युद्ध जीतकर राष्ट्रपति को मार गिराते हैं। जेसी की अंतिम तस्वीर में शव के पास खड़े सैनिक इस तरह पोज दे रहे हैं मानो ये शिकार का शॉट हो।